हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मंत्रा ट्रिक्स। और हम यहाँ पे आज बात करने वाले हैं सेल के टॉपिक पार्ट 2 का। ठीक है, सेल का जो पहला पार्ट था उसमें हम लोगों ने देखा था कि सेल का जो आंतरिक अंग होता है वो कौन कौन से होते हैं और जो सेल से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो कहाँ पूछे जाते हैं। आज हम जो हमने इंटरनल ऑर्गन्स पढ़े थे, जो हमारे ऑर्गेनल पार्ट थे किसके, सेल के, सेल ऑर्गेनल बोलते हैं जिसको, कोशिका अंग, वो सारे के सारे हम उसको एक एक करके देखने वाले हैं। ठीक है, तो जो बच्चे नए हैं वो बच्चे पहले सेल का पार्ट 1 देख लें तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, उसमें आप देखते हैं, अगर सेल की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था एक सेल वॉल था। इसी सेल वॉल के ऊपर एक जाली लगी थी जिसे हम सेल मेम्ब्रेन बोल रहे थे। ठीक है, ये पहला पार्ट सेल वॉल, दूसरा पार्ट सेल मेम्ब्रेन। ठीक, उसके बाद इसके अंदर हमारा जो द्रव्य भरा होता था उसको हम क्या बोलते थे, साइटोप्लाज्म, है ना, केंद्रक कोशिका द्रव्य। ठीक है, साइटोप्लाज्म बोलते थे। ठीक है, कोशिका द्रव्य। उसके बाद यहाँ पे एक माइटोकॉन्ड्रिया हुआ करता था जो कि हमारा पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता था। उसके बाद यहाँ पे एक राइबोसोम हुआ करता था। ठीक है, तो आपको इसका रिवीजन करना है। तो रिवीजन इस तरीके से नहीं करना है कि ये डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो ये डायग्राम बनाना है, इस तरीके से बनाना है कि आपको याद हो जाए। तो कैसे बनाना है ये देखिए। ठीक, एक यहाँ पे ऐसे करके आप माइटोकॉन्ड्रिया के लिए एम लगाइए। ठीक, उसके बाद ये राइबोसोम सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट पे आइए, ईआर रेटिकुलम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। उसके बाद बीच में हमारा न्यूक्लियस होता है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे राइबोसोम और एक पार्ट होता है हमारा लाइसोसोम। ठीक, लाइसोसोम हो गया। उसके बाद जो पार्ट बचता है हमारा वैक्यूल का पार्ट हो गया। ये सारे के सारे हमें जो पार्ट पढ़ने हुए होते हैं इन्हीं के बारे में पूरी की पूरी जानकारी लेनी होती है। जब रिवीजन करेंगे तो आप इस तरीके से रिवीजन करिएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन से पार्ट हैं, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, यानी इसको हम साइटोप्लाज्म को क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य के नाम से जानते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म केंद्रक द्रव्य के नाम से जानते हैं, जो कि केंद्रक के अंदर भरा हुआ होता है। इन दोनों को जब हम मिला देते हैं या ये दोनों आपस में मिलकर प्रोटोप्लाज्म का निर्माण करते हैं जिसको हम जीव द्रव्य के नाम से जानते हैं। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट राइबोसोम, जो कि हमारा प्रोटीन सिंथेसिस के नाम से जाना जाता है, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद राइबोसोम के बाद हमारा आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम का क्या काम होता है कि अगर इसमें से सेल ऑर्गन में कोई भी वर्क नहीं कर रहा है तो ये अपने आप को क्या कर लेगा, फाड़ लेगा। फाड़ने का मतलब हो गया अपने आप को फाड़ना, एक तरीके से आत्महत्या करने के बराबर होता है, इसलिए लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग के नाम से जानते हैं। उसके बाद हमारा न्यूक्लियस आता है जो कि हमारा ब्रेन ऑफ सेल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये पूरे के पूरे पार्ट पे कंट्रोल करता है। गोल्गी बॉडी की हम बात करते हैं तो ये क्या काम करेगा, ये संवहन का काम करता है, ट्रांसफर करता है एवरीथिंग। जैसे हमारा प्रोटीन हो गया, है ना, पावर हाउस से जो प्रोड्यूस होती है पावर, वो सारा का सारा कौन ट्रांसफर करेगा पूरे सेल के अंदर, गोल्गी बॉडी। उसके बाद यहाँ पे लास्ट बट नॉट लीस्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं तो अंतःप्रदव्य जालिका हिंदी में बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये पूरे कंकाल की तरफ फैला हुआ होता है, जैसे हमारे बॉडी का कंकाल होता है और इसको बेस प्रोवाइड कराता है, इसलिए इसको हम अंतःप्रदव्य जालिका के नाम से जानते हैं। और इसका सेकंड नेम, इसका उपनाम हमारा क्या होता है, उपनाम हमारा ये होता है कि इसको हम सेल का कंकाल तंत्र बोलते हैं, स्केलेटल ऑफ सेल। ठीक है, ये समझ में आया इतना। उसके बाद हम इसको एक एक करके डिफाइन करके इसको देखते हैं कि कैसे क्या करना है। ठीक, कैसे पढ़ते हैं, कैसे क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं। जैसे सेल वॉल है तो सेल वॉल में 2 से 3 पॉइंट ऐसे हैं जो कि हमेशा पूछे ही जाते हैं। आप लोग इसको लिख लीजिएगा, जैसे हम बोलेंगे वैसे वैसे लिखते जाइएगा, बस उतना ही काम है यहाँ पे इसका। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम पहले हेडिंग डालिएगा, यहाँ पे हेडिंग पहली डालिएगा जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल। सेल वॉल को हिंदी में बोलेंगे कोशिका भित्ति। ठीक है, कोशिका भित्ति। ठीक, कोशिका भित्ति, इसमें हमारा 3 से 4 पॉइंट हमको ध्यान रखने की बात होती है। सबसे पहला देखिएगा, जो सेल वॉल होता है ये क्या काम करता है, इसका कार्य क्या होता है। तो सेल वॉल का जो कार्य होता है उसको याद रखिएगा। इसका कार्य होता है इट प्रोटेक्ट्स सेल ऑर्गेनल। ठीक है, मतलब जो हमारे सेल ऑर्गन्स होते हैं उनको ये प्रोटेक्ट करता है, यानी कि सुरक्षा प्रदान करता है। किसको,
सुरक्षा प्रदान करेगा कोशिकांग को। जो कोशिकांग होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या रेटिकुलम, लाइसोसोम, है ना, उसको क्या करेगा, ये सुरक्षा प्रदान करता है, मतलब बाहरी शॉक से बचाता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो सेल वॉल हमारा जो है केवल और केवल प्रेजेंट होता है किसमें, ओनली प्रेजेंट इन प्लांट, ओनली प्रेजेंट इन प्लांट, है ना। 2 पॉइंट। थर्ड पॉइंट जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे देखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जो ये सेल वॉल है, अब ये सेल वॉल जो है कि प्लांट में पाया जाता है, तो प्लांट में हमारा जो फंगस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, और खुद प्लांट के जो सेल वॉल होते हैं वो किसके किसके बने हुए होते हैं, वो चीज देखिएगा, वो चीज हमारा क्या है पेपर में पूछता है। तो अगर हम प्लांट की बात करें, प्लांट यानी पेड़ पौधे की बात करें कि सेल वॉल किसका बना हुआ होता है। दूसरा हम बात करें बैक्टीरिया, है ना, इसको हम लिविंग सेल के नाम से भी जानते हैं। ठीक, प्लांट, बैक्टीरिया और एक फंगाई। ठीक, इसको देखिएगा, प्लांट को तो हम जानते ही हैं क्या कहते हैं, पादप या पेड़। ठीक, बैक्टीरिया को जीवाणु और इसको कवक। अब देखिए आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि जो प्लांट का सेल वॉल है वो किसका बना हुआ होता है, तो आप क्या बताएंगे यहाँ पे, सेलुलोज का बना हुआ होता है। किसका बना हुआ होता है, सेलुलोज का। ठीक है, इसी तरह बैक्टीरिया की अगर बात करते हैं तो बैक्टीरिया का किसका बना हुआ होता है, पेप्टिडो ग्लाइकेन का बना हुआ होता है, पेप्टिडो ग्लाइकेन का बना हुआ होता है। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आया होगा बैक्टीरिया। अब लास्ट हमारा अगर हम बात करते हैं किसका, फंगाई का। फंगाई का जो सेल वॉल है वो किसका बना हुआ होता है, तो आप यहाँ पे बताएंगे काइटिन का बना हुआ होता है। इसका काइटिन का। ये ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कि सेल से लगभग हर एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलता रहता है। ये बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक्स होता है जो कि सेल वॉल से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो इसको आराम से आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक, हम नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो हमने अभी सेल वॉल की बात की थी। ठीक है, याद रखिएगा सेल वॉल जो है सिर्फ और सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट होता है, एनिमल में प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, ठीक, और जो प्लांट का जो सेल होता है वो चौकोर होता है ना, और जो हमारा खुद ह्यूमन जंतु का जो सेल होता है वो गोलाकार होता है। ये तो हमारा जंतु का है। ठीक, और जो सेल वॉल किसका होगा, प्लांट का होगा, वो किस चौकोर आकार का होगा, इस तरीके का, है ना। तो याद रखिएगा, कभी कभी हमारी आकृति भी पूछ लेता है कि कौन सी किसकी आकृति कैसे होती है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। अभी हमने किसकी बात की, सेल वॉल की बात की। सेल वॉल में जो हमारा बैक्टीरिया होता है उसका जो सेल वॉल होता है वो पेप्टिडोग्लाइकेन का बना हुआ होता है, और जो पादप होता है उसका सेलुलोज का बना हुआ होता है, और फंगस जो है कवक का जो होता है वो काइटिन का बना हुआ होता है। तो ये सारी चीजें बात हमको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट हमारा बात करने लायक जो पार्ट है यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन है। इसके बारे में हमको ज्यादा नहीं जानना है, बस इतना जानना है झिल्ली। ठीक, इसके बारे में एक क्वेश्चन ये पूछता है आपसे, अभी रिसेंट में एनटीपीसी का जो पेपर हो रहा है उसमें भी पूछा है और ग्रुप डी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है, और ये याद रखिएगा कि सेल मेम्ब्रेन ही ऐसा पार्ट होता है सेल का जिसके अंदर जितने भी सेल ऑर्गन्स हैं पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा भाग है जिसके अंदर सेल के सभी अंग पाए जाते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे इसके पूछेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, पहला, इट कंटेन्स ऑल द सेल ऑर्गन्स, ऑल द सेल ऑर्गन्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसकी बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा सेल इससे ये पूछेगा कि जो हमारा ये किसमें किसमें प्रेजेंट होता है। तो ये याद रखिएगा जो सेल वॉल था वो प्लांट में प्रेजेंट होता है, लेकिन ये जो होता है ये दोनों में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, बोथ सब में प्रेजेंट होता है, किसमें, पादप में भी और एनिमल में। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट हमारा आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया।
माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं सबसे पहले हम लोग। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया को ध्यान से देखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य, जो इसको हिंदी में बोलेंगे सूत्र कणिका। अब देखिए क्या होता है कि जो क्वेश्चंस हमारे आते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया से जो रिलेटेड होते हैं, हमको बस वही देखना है कि इससे क्या हमारा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन होता है हम उसकी बात करते हैं। यहाँ पे तो देखिएगा किस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया से क्वेश्चन पूछता है, किस तरीके से नहीं पूछता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक चीज देखेंगे, जो इसके साइंटिस्ट हैं यहाँ पे, जो 1886 में एक साइंटिस्ट थे, कौन? अल्टमैन। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसकी जो स्टडी की थी वो किसने की थी? अल्टमैन ने। ठीक है, 1886 में अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी या फिर स्टडी कह सकते हैं। ठीक है, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम सूत्रकणिका के नाम से भी जानते हैं, और इसको हम देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका का श्वसन तंत्र भी बोलते हैं। क्या? रेस्पिरेशन ऑफ सेल, रेस्पिरेशन ऑफ सेल, ऑफ द सेल। तो रेस्पिरेशन ऑफ द सेल के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का हमारा एक पॉइंट ये हो गया कि अल्टमैन ने इसकी डिस्कवरी की थी। कोशिका का श्वसन तंत्र के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब देखिएगा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखिएगा, जो कि बहुत ज्यादा याद करने वाली बात है। श्वसन तंत्र के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है, श्वसन तंत्र के अंदर मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो श्वसन तंत्र होता है, उसके अंदर जो रेस्पिरेशन होता है, उसको जो डिस्कवर किया था वो क्रेब्स नामक वैज्ञानिक थे, जिसको हम बोलते हैं क्रेब्स चक्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्रेब्स चक्र के नाम से जानते हैं। और इसी क्रेब्स चक्र में 36 एटीपी बनता है। कितने एटीपी बनते हैं? 36 एटीपी बनते हैं। और एक हमारी बॉडी में ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होती है। ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस को हम डाइजेशन में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे देखिएगा कि ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के दौरान भी 2 एटीपी निकलता है। ठीक, तो 36 और +2 एटीपी मिलके कितने हो गए? 38 एटीपी हो गए। अब यही 38 एटीपी जो मिलके एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। अब ग्लूकोज तो सभी जानते हैं कि ये क्या होता है? एनर्जी प्रोड्यूसर होता है। जैसे भी हमको अगर डिहाइड्रेशन होता है, अगर हमारी बॉडी थक रही है तो हम ग्लूकोज पी लेते हैं गिलास डाल के, और हमें एनर्जी मिल जाती है। ठीक है, तो जो हमारा जैसे धावक वगैरह होते हैं वो दौड़ के आते हैं, तो उनको हम सीधे के सीधे गर्म पानी या फिर पानी नहीं देते हैं, उनको ग्लूकोज पीते हैं, क्योंकि उस टाइम पे उनको एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक, तो एक ग्लूकोज का निर्माण करता है। ठीक है, तो जो ग्लूकोज हो गया ये एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। ठीक, तो जब एनर्जी प्रोड्यूस करेगा तो इसी ग्लूकोज के कारण हम इसको क्या बोलेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलेंगे, क्योंकि जो ये पावर प्रोड्यूस हो रही है वो स्टोर किसके अंदर होगी? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही ये ग्लूकोज जाके स्टोर हो जाएगा। जब किसी भी सेल अंग को जरूरत पड़ेगी वो माइटोकॉन्ड्रिया के पास कौन जाएगा? गोल्गी बॉडी जाएगी, और ये ग्लूकोज निकाल के उस अंग को प्रदान कर देगा। ठीक है, यहाँ तक आई होप समझ में आ रहा है आप लोगों को। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करते हैं, इसको हम क्या किस नाम से जानते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि क्रेब्स चक्र श्वसन क्रिया के दौरान, या फिर क्रेब्स चक्र की जो क्रिया होती है वो कहाँ पे चलती है, तो आप क्या बताएंगे? माइटोकॉन्ड्रिया में चलती है। ठीक है, क्रेब्स चक्र के दौरान कितने एटीपी प्रोड्यूस होते हैं? 36 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। और ग्लाइकोलिसिस के दौरान 2 एटीपी और 38 एटीपी दोनों मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। वो ग्लूकोज जो है सीधे के सीधे हमारा किसमें कन्वर्ट हो जाता है? पावर में कन्वर्ट हो जाता है, और वो स्टोर किसके अंदर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। इसीलिए हम इसको पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं। आई होप इतना माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड जो चीजें हैं वो आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, इतना हमको इसके अंदर पढ़ना था। ठीक, अब हम आते हैं नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे हम बात करते हैं
राइबोसोम की। राइबोसोम से पहले हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी किसने की थी, तो अल्टमैन ने की थी। कब की थी? 1886 ईस्वी में की थी। ठीक है, उसके बाद हमारा क्रेब्स चक्र कहाँ चलता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलता है। इसी कारण हम इसको श्वसन तंत्र ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इसके अंदर कितने एटीपी बनते हैं जो कि एक ग्लूकोज का निर्माण करता है, तो आपसे पूछेंगे 36 क्रेब्स के दौरान, और प्लस 2 एटीपी जो बनती है वो हमारी बनती है ग्लाइकोलिसिस के दौरान। एक प्रोसेस होता है जो डाइजेशन में हम डिस्कस कर चुके हैं, आप वीडियो में देख लीजिएगा वहां पे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे राइबोसोम की। किसकी बात करते हैं यहाँ पे? राइबोसोम की बात करते हैं। देखिए, राइबोसोम की बात करते हैं तो राइबोसोम का बस इतना याद रखिएगा। ठीक, राइबोसोम को बस इतना याद रखिएगा कि ये जो राइबोसोम होता है ये और सिर्फ क्या काम करता है? प्रोटीन सिंथेसिस में कार्य करता है। किसके? प्रोटीन सिंथेसिस में कार्य करता है। ठीक है, ये प्रोटीन सिंथेसाइजेशन हम ये बनता कैसे है ये हम न्यूक्लियस में डिस्कस करेंगे कि कैसे हमारा प्रोटीन एक्चुअली में फॉर्म होता है। तो जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है, तो या फिर प्रोटीन सिंथेसिस बोलिए या फिर इसको हम किस नाम से जानते हैं? फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन्स के नाम से भी जानते हैं किसको? राइबोसोम को। और नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करते हैं तो इट प्रोड्यूसेस, या इसी को हम बोलेंगे फॉर्म्स प्रोटीन। ठीक है, आई होप इतना बात इसमें क्लियर हो गया होगा राइबोसोम के आपके में। राइबोसोम की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा कि कोशिका के अंदर ये जो होता है राइबोसोम होता है, कोशिका के अंदर सबसे छोटा पार्ट होता है। कल मैंने आपको वीडियो में बताया था कि ये डॉटेड फॉर्म में कुछ इस तरीके से पूरे के पूरे कोशिका में फैले हुए होते हैं। ये हम प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे क्या काम होता है, यहाँ पे देखिएगा क्या काम होता है। इसकी बात करें तो यहाँ पे देखिएगा ये 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। 70S, ठीक, एक हो गया हमारा 70S राइबोसोम और दूसरा हो गया हमारा 80S राइबोसोम। ठीक है, अब 70S 80S की जो बात थी ये बताई किसने थी? पैलाडे नामक वैज्ञानिक ने। किसने? पैलाडे नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था 1953 के आसपास में। ठीक है, तो हमारा जो 70S राइबोसोम है और 80S राइबोसोम है, इसमें देखिएगा हम पहले देखते हैं कि जो हमारे जो सेल होते हैं प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल वो होते हैं जो कि अनडेवलप्ड सेल होते हैं, उसमें हमारा सेल मेम्ब्रेन पाया जाएगा और सेल वॉल पाया जाएगा। बाकी जो अंग होते हैं उनका अभाव होता है, मतलब वो डेफिशिएंसी ऑफ अदर ऑर्गन्स ऑफ सेल एक्सेप्ट सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। ठीक है, उसके बाद हम 80S राइबोसोम की बात करते हैं तो इसमें जो सेल होता है वो काफी ग्रोथ किया हुआ होता है, क्योंकि यूकैरियोटिक होता है तो इसमें जो न्यूक्लियस वगैरह होता है वो पर्टिकुलर सही से डेवलप हुआ होता है। आपको यहाँ तक आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं, देखिए 70S में और 80S में याद रखिएगा कि ये प्रोकैरियोटिक के लिए होता है। एक मिनट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ये किसके लिए होता है? प्रोकैरियोटिक, और ये हमारा जो होता है वो यूकैरियोटिक के लिए होता है। यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, 70S प्रोकैरियोटिक सेल, 80S हमारा यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। आप लोगों को इतना समझ में आ रहा है? अब देखिएगा हमारा जो 70S जो राइबोसोम होता है ये छोटा होता है और 80S जो S वाला है ये बड़ा होता है। अगर हम इसको इधर से भी देखें तो साइज के हिसाब से देखें तो जो साइज होती है इसकी स्मॉल होती है। ठीक है, और इसकी साइज की बात करेंगे तो आप इसकी साइज जो होती है लार्ज होती है। ठीक है, यहाँ तक आई होप समझ में आ रहा है? ठीक, तो ये रहा राइबोसोम जो कि इससे क्वेश्चन पूछता है, तो ये याद रखिएगा। अभी एनटीपीसी में ये पूछा है कि राइबोसोम को कितने भागों में डिवाइड किया गया, तो 2 भागों। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट जो है ER रेटिकुलम। ठीक, आगे चलते हैं। तो अभी तक हमने माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल की बात कर ली। हमने 4 अंग की बात कर ली इसके सेल की। अब हम नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, उसका नाम है ER रेटिकुलम यानी एंडोप्लाज्मिक
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अंतःप्रदव्य जालिका के नाम से जानते हैं। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर हिंदी में इसको अंतःप्रदव्य जालिका के नाम से जानते हैं। आप ये देखिएगा, ये कुछ इस तरीके का फैला हुआ होता है पूरे सेल के अंदर, ये कुछ इस स्ट्रक्चर का फैला हुआ होता है पूरे सेल के अंदर। ठीक है, अब देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले इस तरीके का होता है, ये बेस प्रोवाइड कराता है। क्या प्रोवाइड कराएगा? बेस प्रोवाइड कराता है किसको? सेल को। ठीक है, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है। ठीक, दूसरा ये पूरे सेल में फैला हुआ होता है, इसीलिए हम इसको स्केलेटल ऑफ द सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्केलेटल ऑफ द सेल, है ना। ठीक, या कोशिका का कंकाल तंत्र के नाम से जानते हैं, कोशिका का कंकाल तंत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं बच्चों, देखिएगा यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कोशिका का कंकाल तंत्र के नाम से जानते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा ये दो एक इस तरीके का शेप होता है, दो प्रकार का ही होता है, यूं कहिए। एक हमारा स्मूथ होता है, एक हमारा रफ होता है। तो यहाँ पे देखिए ये डॉटेड हो गया और ये स्मूथ दिख रहा है, तो ये हमारा जो पार्ट होगा ये क्या होगा? स्मूथ ईआर, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ईआर बोलेंगे, है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये देखिए खुरदुरा टाइप का है, तो ये क्या हो जाएगा? रफ ईआर। ठीक, अब देखिएगा जो स्मूथ ईआर है ये हमारा कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन का कार्य करता है। क्या? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या मतलब हो गया? एक तरीके से फैट, एक तरीके से हमारा जो होता है ये फैट का कार्य करता है। फैट क्या होता है? चिकना होता है। फैट हमारा जो हो गया चिकना होता है, तो जो चिकना हो गया तो वो क्या हो जाएगा? स्मूथ ईआर हो गया। तो यहाँ पे याद रखिएगा जो स्मूथ ईआर है वो किसके लिए हो गया? फैट के लिए जिम्मेदार हो गया। अब रफ ईआर है, तो रफ ईआर किसकी वजह से? ये डॉटेड की वजह से, और ये डॉटेड है ये क्या है? काम करते हैं, यही तो है राइबोसोम, यही तो है राइबोसोम। और राइबोसोम का कार्य क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का निर्माण करना। तो ईआर का जो खुरदुरा पार्ट यानी रफ ईआर होता है, वहां से क्या होता है? प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, यानी प्रोटीन वहां से बाहर निकलता है। याद रखिएगा रफ ईआर बनाता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वहां से प्रोटीन निकलता है। प्रोटीन बनाएगा कौन? राइबोसोम। तो आपसे ये पूछेगा कि जो स्मूथ ईआर है और रफ ईआर है उसमें अंतर क्या है, तो आप याद रखिएगा कि जो हमारा रफ ईआर होता है ये प्रोटीन का निर्माण करता है, और जो स्मूथ होता है ये कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण करता है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो स्मूथ ईआर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट एंड फैट के लिए हो गया जिम्मेदार। और राइबोसोम की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे रफ ईआर, ये किसके लिए हो जाएगा? प्रोटीन के लिए जिम्मेदार हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है ये एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, नेक्स्ट अगर पार्ट की बात करें तो अभी हमने यहाँ पे देख लिया 3 से 4 पार्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो वो बात करते हैं लाइसोसोम की, लाइसोसोम की बात करने वाले हैं। तो लाइसोसोम की अगर हम बात करते हैं तो लाइसोसोम की बात करेंगे तो देखिएगा लाइसोसोम, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन के ऊपर है कि आप इसको क्या प्रोनाउंसिएशन करते हैं। ठीक है, लाइसोसोम, लाइसोसोम। लाइसोसोम की अगर हम बात करें तो इसकी जो डिस्कवरी थी वो डी ड्यूवे नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने? डी ड्यूवे। ठीक है, डी ड्यूवे के नामक वैज्ञानिक ने इसकी डिस्कवरी की थी या खोज की थी या स्टडी की थी, जो भी कह सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद हम लाइसोसोम की बात करते हैं तो ये हमारा जो होता है एक तरीके का क्या होता है? एंजाइम होता है। ठीक, एंजाइम होता है। अब देखिए हमारे जो लार में एंजाइम पाया जाता है, जो टाइलिन, एमाइलेज, ये सब हो गया,
एमाइलेज हो गया, लाइसोजाइम भी पाया जाता है। तो जो हमारे लार में एक एंजाइम पाया जाता है लाइसोजाइम, है ना। तो लाइसोजाइम क्या काम करता है, जो हमारे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनको मारने का कार्य करता है। तो ऐसे ही लाइसोजाइम से मिलता हुआ हमारा क्या है, लाइसोसोम है। तो लाइसोसोम हमारा क्या काम करेगा, ये भी एक जहरीला एंजाइम होता है, टॉक्सिक एंजाइम होता है, जो कि हमारे सेल के ऑर्गन्स को डिफेक्ट करने का कार्य करता है या फिर उसको डेड कराने का कार्य करता है। ठीक है, तो मैं बताऊं, मान लो कि आपके घर में कोई कार्य नहीं कर रहा है, तो और आपके जो घर के मालिक हैं वो फ्रस्ट्रेट होकर क्या कर लेते हैं, जैसे किसान आजकल क्या कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। तो ऐसे ही ये भी एक तरीके का किसान होता है, जब इसका कोई नहीं सुनता है, सरकार भी नहीं सुनती है, तो ये क्या काम करेगा, आत्महत्या कर लेगा। ठीक है, जब आत्महत्या करेगा तो ये एंजाइम क्या है, पूरे सेल में फैल जाएगा, और पूरे सेल में फैलने की वजह से सेल के जितने भी अंग हैं वो डेड हो जाते हैं। समझ पा रहे होंगे यहाँ पे आप। तो जब सेल के अंग डेड हो जाएंगे तो ये क्या काम किया, सुसाइड किया। तो इसीलिए हम किसके नाम से जानते हैं इसको, सुसाइडल बैग के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सुसाइडल बैग के नाम से किसको जानते हैं, लाइसोसोम को जानते हैं। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी, डीडुबी ने की थी। इसका इतना जो एग्जाम में पूछा जाता है, लगभग ये हमारा हो गया है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी के बारे में आप इतना गोल्गी बॉडी की बात करें तो इसकी कुछ चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि गोल्गी बॉडी या फिर गोल्गी ऑपरेटस की बात करते हैं। तो गोल्गी बॉडी की बात करते हैं तो सबसे पहले इसकी डिस्कवरी पूछता है, डिस्कवरी किसने की थी। डिस्कवरी की बात करते हैं तो यहाँ इनके नाम में ही छुपा हुआ है गोल्गी, कैमिलियो गोल्गी। ठीक है ना, तो सी गोल्गी के नाम से भी जानते हैं, सी गोल्गी। ठीक है, इन्होंने ही गोल्गी बॉडी का डिस्कवर किया था, तो कैमिलियो गोल्गी हम बोल देते हैं। ठीक है, गोल्गी का काम क्या होता है, जो हमारा प्रोटीन बना एंड एनर्जी बना, ठीक है, जो प्रोटीन बना या एनर्जी बना, जो ऊर्जा बनी या प्रोटीन का निर्माण हुआ, उसको क्या करेगा, ये ट्रांसफर करने का कार्य करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, मान लो इसको यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया से हमें पावर प्रोड्यूस होती है, या रेटिकुलम को पावर चाहिए। तो अब ये गोल्गी बॉडी यहाँ से है मान लो, तो गोल्गी बॉडी यहाँ पे आएगा, सिग्नल इसको भेजेगा ये, या रेटिकुलम इसको सिग्नल देगा, न्यूक्लियस को बताएगा, मतलब जब हमें भूख लगेगी तो हमारा पेट किसको सिग्नल देगा, माइंड को बताएगा कि हाँ हमको खाना खाना है, तो हमारा मुंह क्या करेगा, खाना अंदर लेगा। ठीक है, उसी तरीके से ये है, या रेटिकुलम न्यूक्लियस को बताएगा, तो न्यूक्लियस क्या काम करेगा, गोल्गी को संदेश देगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाओ और एक ग्लूकोज यानी 38 एटीपी लेके आओ और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दे दो। ठीक है, यहाँ से इसको मिल जाएगा। तो गोल्गी के बारे में हमारा दो चीज याद रखिएगा कि कैमिलियो गोल्गी, और उसके बाद प्रोटीन एंड एनर्जी का जो ट्रांसफर होता है वो किसकी वजह से होता है, वो हमारा गोल्गी बॉडी की वजह से हुआ होता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं यहाँ तक आप लोग। उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा वैक्यूल आता है, वैक्यूल्स, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, रसधानी। रसधानी ये क्या काम करेगा, ये इसका देखिएगा, ये क्या काम स्टोर करेगा, ये स्टोर करेगा, इट स्टोर वाटर, इट स्टोर्स वाटर। वाटर का ये क्या काम करेगा, स्टोर करेगा। जब हम पानी बहुत ढेर सारा पीते हैं तो जो पानी जाता है वो कहाँ स्टोर हो जाता है, वैक्यूल में स्टोर हो जाता है। ठीक, अब अंतर देखिएगा, डिफरेंस पूछता है कि किसका वैक्यूल बड़ा होता है और किसका वैक्यूल छोटा होता है। तो एनिमल की बात करेंगे, ठीक, एनिमल में जो वैक्यूल साइज होगा वो क्या होगा, स्मॉल होगा। ठीक, लेकिन यही प्लांट की बात करेंगे तो प्लांट में जो वैक्यूल साइज होगा वो क्या होगा, वैक्यूल साइज होगा वो क्या होगा, वो लार्ज होगा, यानी बड़ा होगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो यही रीजन है कि जब हमारा प्लांट का जो प्लांट के सेल की बात करते हैं तो उसमें वैक्यूल का साइज बड़ा हो जाता है। मान लो कुछ इस तरीके से वैक्यूल का साइज ये हो गया, तो न्यूक्लियस का साइज जो है बहुत छोटा होता है। यहाँ पे देखिए क्या हो गया, ये लार्ज हो गया, ये स्मॉल हो गया। तो इसमें देखिएगा क्या है कि ये वैक्यूल का साइज यहाँ पे लार्ज हो गया और जो न्यूक्लियस है ये छोटा हो गया, ये किसमें, प्लांट में। और यहाँ पे एनिमल वाला ये तो है, ये देख रहे हैं आप, उसमें न्यूक्लियस का साइज बड़ा है एज कंपेयर टू वैक्यूल। तो वैक्यूल के बारे में ये सारी चीजें जानकारी आपको क्लियर करनी है।
ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पे अब लास्ट पार्ट बात करते हैं। जो सेल का जो लास्ट पार्ट है अभी के लिए, जो अंग पाए जाते हैं, अभी हमको बहुत कुछ डिस्कस करना है इसमें। जो हमारा है जैसे साइटोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया, है ना। तो यहाँ पे देखिएगा न्यूक्लियस की बात करते हैं। न्यूक्लियस की अगर हम बात करते हैं तो इसको केंद्रक बोलते हैं, ठीक है। तो केंद्रक की जो डिस्कवरी थी ये 1831 ईस्वी में किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। सबसे पहले ये बात याद रखिए आप लोग। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो जो न्यूक्लियस है इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं, कोशिका का दिमाग के नाम से जानते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं। न्यूक्लियस को किसको? ब्रेन ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं। किसको? न्यूक्लियस को। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस ही वो पार्ट है जो कि पूरे के पूरे अंग को बताता है कि आपको माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस करना है, क्या? पावर। तो कितना प्रोड्यूस करना है? राइबोसोम प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा तो कितना प्रोड्यूस करेगा वो न्यूक्लियस बताएगा। ईआर रेटिकुलम हमारे उसको प्रोवाइड करता है, शेप एंड साइज प्रोवाइड करता है, लेकिन जो उसका शेप होता है वो उसकी जो नलिकाएं होती हैं उसके अंदर हमारा जो खनिज पदार्थ होते हैं, जो वाटर होते हैं, ये सारा का सारा ट्रांसफॉर्मेशन होता है किसके? ईआर रेटिकुलम के थ्रू, ठीक है। उसके बाद हमारा लाइसोसोम हो गया। इसको कब फटना है, कैसे फटना है, क्या है, नहीं काम कर रहा है तो कोई ये संदेश देगा कि भाई लाइसोसोम अब तुम फट जाओ क्योंकि अब मेरी कोई नहीं सुन रहा है, ठीक है। तो क्या हो गया? वो सुसाइड कर लेता है, ठीक है। इसी तरीके से ये हो गया। तो न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, और ब्रेन ऑफ द सेल के नाम से भी हम जानते हैं कोशिका न्यूक्लियस को, केंद्रक को, ठीक है। अब हम केंद्रक के अंदर के पार्ट को देखें, ठीक। केंद्रक जो हो गया, और केंद्रक के अंदर जो है ये फ्लूइड भरा हुआ है कुछ इस तरीके का, ये केंद्रक हो गया, यानी इसको न्यूक्लियस बोलेंगे, ठीक। और केंद्रक के अंदर भी केंद्रक होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? केंद्रिका बोलते हैं। क्या बोलेंगे? केंद्रिका बोलेंगे, ठीक। उसके बाद यहां से हमारे ये थ्रेड निकले हुए होते हैं कुछ इस तरीके से, तो जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? क्रोमैटिन थ्रेड, या फिर हिंदी में बोले तो क्रोमैटिन धागा के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ होता है उसको केंद्रक द्रव्य के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? केंद्रक द्रव्य के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो हमारा क्रोमैटिन थ्रेड हो गया, केंद्रक केंद्रिका हो गया, आपको पता चल गया। और यही क्रोमैटिन थ्रेड के अंदर हमारा जो है क्या पाया जाएगा? डीएनए पाया जाता है, और डीएनए के अंदर क्या पाया जाएगा? जीन पाया जाता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे पार्ट जो है ये हमारे इसके हैं, ठीक है। 1831 में रॉबर्ट, ठीक है दोस्तों। तो हमारा जो आज का टॉपिक था इसके बारे में पूरा डिस्कशन करना, बाकी हम इसके क्रोमैटिन थ्रेड के बारे में हम पूरा बात करेंगे, क्रोमोसोम के बारे में, क्रोमोसोम वाले चैप्टर में, जिसमें हम पूरा का पूरा ये डीएनए कैसे होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है, कैसा है, यहाँ पे हम पूरा कुछ देखने वाले हैं। तो ये हमारा सारा पार्ट आपको क्लियर हुआ है, ठीक है। इसका एक लास्ट पार्ट हम लोग और देख लेते हैं, अभी केंद्रक के बारे में हम और बताएंगे, ठीक है। लेकिन अभी इसका एक लास्ट पार्ट बचा हुआ है वो हम देख लेते हैं, बाकी आगे के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि छूट ना जाए, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि किसका कौन से अंग का क्या काम होता है, डिटेल में पढ़ना बहुत ही जरूरी है क्योंकि आजकल एग्जाम कुछ भी पूछ रहा है, ठीक। तो अब देखिएगा, हमने एक बताया था कि जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक, इन दोनों को मिला के क्या बना था? प्रोटोप्लाज्म, ठीक। अब हम प्रोटोप्लाज्मा के बारे में देखें तो इसको हिंदी में बोलते हैं जीव द्रव्य। क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य। इसके बारे में दो चीज याद रखिएगा। सबसे पहले इसकी जो खोज की थी पुरकेंजे नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने? पुरकेंजे नामक वैज्ञानिक ने की थी। सेकेंड अगर हम बात करते हैं तो प्रोटोप्लाज्म को हम, ठीक, इसको बोलते हैं जीवन की भौतिक इकाई, भौतिक इकाई, या फिर अगर आप और बोलेंगे इंग्लिश में अगर देखेंगे तो क्या है? फिजिकल यूनिट ऑफ
फिजिकल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, ये हमारा प्रोटोप्लाज्म। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसमें क्या होता है इसका बाकी का। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है दोस्तों,